हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए, आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। फिर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W बाई Q। Ohm's law, which says that under similar physical conditions, the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, और फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। फिर आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, it is the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it। फॉर्मूला है R is equal to V upon I या ml over a n e square tau। रजिस्टर्स इन सीरीज, तो यहाँ हमने क्या कंसिडर किया कि मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, जिन्हें मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर चार्ज Q जो है वो जब R1 को लीव करेगा तो उसके बाद R2 में जाएगा, R2 को लीव करेगा तो R3 में जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या होगा, R1, R2 और R3 के अंदर करंट सेम रहेगा, यानी कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग होगा, वो होगा V1 इज इक्वल्स टू आई R1, क्योंकि करंट सेम है इसीलिए I और यहाँ रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 होगा V2 इज इक्वल्स टू आई R2, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 होगा V3 इज इक्वल्स टू आई R3। ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन होगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह हमने लिखा I, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1, V2 और V3 की वैल्यू रखी। इससे मुझे मिलता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल भाषा में कहें तो अगर रजिस्टर सीरीज में है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो उन सब के सम के बराबर आएगा। रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो यहाँ मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, जिन्हें मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब जब चार्ज आपका यहाँ से जाएगा तो वो चार्ज जब इनसे जाता है तो टोटल चार्ज स्प्लिट हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में, फिर वो यहाँ टोटल कंबाइन होगा और फिर वापस आ जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो करंट I है, जब ये पैरेलल में जाता है तो स्प्लिट कर जाता है एज I1, I2 एंड I3। पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज सेम रहती है, करंट स्प्लिट आउट कर जाता है। अब करंट थ्रू R1 अगर मैं निकालना चाहूं तो वो निकलेगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू होता है V अपॉन R और V आपका पैरेलल में सेम रहता है, तो इसीलिए करंट थ्रू R1 निकलेगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सिमिलरली करंट थ्रू R2 निकलेगा V अपॉन R2 और R3 वाला निकलेगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। एक और चीज यहाँ वेरी वेरी क्लियर है कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ हम I की जगह पे लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, और I1, I2 और I3 की वैल्यूज लिख देंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास निकलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास सिर्फ दो रजिस्टर होंगे उस केस में ये आएगा 1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, या मैं इसे लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यही फॉर्मूला कई जगह हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करते हैं ताकि सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल, अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm एज शोन। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और बोर्ड में भी पूछा गया है। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो देखो A एंड B के बीच में 4 और 4 जो है पैरेलल में है, और पैरेलल का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। उसके हिसाब से ये निकलता है 2 ओम, तो ये हो गया 2।
अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। अगेन दोनों पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। उससे ये निकलता है 4 ओम, तो ये हो गया 4। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज इट विल गिव 8 ओम। नाउ टोटल करंट आपका होता है I इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि 16/8, दैट विल गिव 2 एम्पेयर। ध्यान दीजिए कि ये चारों जो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहता है ना। द वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। आई मेरे पास है 2, आर ए बी इज 2, तो ये मेरे पास निकलता है 4 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं कहूँ वी बी सी अगर मुझे निकालना, वो होगा आई इंटू आर बी सी, दैट विल गिव मी 2 वोल्ट, एंड वी सी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर सी डी, दैट विल गिव मी 8 वोल्ट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। अभी देखो, अभी अभी हमने देखा था वी ए बी कितना निकला था, 4 वोल्ट, और ये दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है। अब मुझे निकालता है यहाँ करंट कितना निकलेगा। करंट का क्या फॉर्मूला होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी मेरे पास है 4, आर भी मेरे पास है 4, तो यहाँ पे करंट निकलेगा 1 एम्पेयर का। करंट थ्रू 1 ओम, तो वो कितना निकलेगा, आपका वोल्टेज है 2, रेजिस्टेंस है 1, दैट विल गिव मी 2 एम्पेयर। करंट थ्रू 6 ओम, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज मेरे पास है 8 और रेजिस्टेंस है 6, सो 8/6 इज 4/3 एम्पेयर। लास्ट वन, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर, दैट विल बी 8/12, that is 2/3 ampere. Next question, a resistance of R ohm draws current from a potentiometer as shown in the figure. The potentiometer has a total resistance R naught ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. पहली बात, ये देख के डरो मत कि पोटेंशियोमीटर का सवाल आ गया। नहीं भाई, ये सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन है, आराम से अभी सॉल्व करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ है कई बार। तो पहले डायग्राम अपना बना लेते हैं। अब ध्यान दो, ये आर नॉट टोटल है, और अगर ये सेंटर में स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, इसका मतलब आर नॉट डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, यानी कि आर नॉट बाई 2 एंड आर नॉट बाई 2। एक और चीज ध्यान दो, ये आर नॉट बाई 2 और ये आर जो है, ये दोनों पैरेलल में है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज। यानी कि ये स्टेप जो अभी कह रहा था, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास निकलता है आर आर नॉट अपॉन 2 आर प्लस आर नॉट। ना रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी अगर निकालना चाहूं, तो वो क्या निकलेगा, जो ये निकला है प्लस आर नॉट बाय 2, जो कि हमारा निकलता है आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4 आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर नॉट प्लस 2 आर। अच्छा, टोटल करंट अगर मुझे निकालना है सर्किट का, वो निकलेगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए सी। इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ये निकलता है V इंटू 2 इन ब्रैकेट आर नॉट प्लस 2 आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इन ब्रैकेट आर नॉट प्लस 4 आर के बराबर आएगा ना। वोल्टेज अक्रॉस बी सी, यहाँ की अगर वोल्टेज निकालनी हो तो वो निकलेगा I आर नॉट बाई 2 का प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है फाइनल टोटल में तो, और सीरीज में करंट सेम रहता है। अब हम यहाँ करेंगे आई की वैल्यू रख देंगे, उससे हमें मिलता है आंसर वोल्टेज अक्रॉस बी सी का, जो कि है आर नॉट प्लस 2 आर इंटू वी अपॉन आर नॉट प्लस 4 आर। मुझे क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस आर, तो वो आपका कितना निकलेगा, वी माइनस वी बी सी, जो कि मुझे आंसर प्रोवाइड करता है 2VR upon R naught plus 4R का। Next question, given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get the maximum and minimum effective resistance? NCERT question है, बाकी parts भी हैं, लेकिन पहले first part को ही देखते हैं। First part के लिए मेरे पास क्या है, for maximum effective resistance all resistance should be connected in series, तो हमारी effective resistance होगी N into R, और मिनिमम के लिए सबको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगी R बाय N। मुझे निकालना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, जो कि निकलेगा n स्क्वायर के बराबर। तो ये पार्ट हो गया।
लेट्स मूव टू बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा क्या है, हमारे पास R1, R2 और R3 गिवन है। मुझे इनको कंबाइन करना है ऐसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये चार केसेस आ जाएं। तो सबसे पहला 11/3 ओम वाला अगर देखना है तो उसके लिए 1 और 2 को लगाया पैरेलल में और 3 को लगाया उसके साथ सीरीज में, और उसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 11/3 ही आता है। दूसरा केस देख लेते हैं 11/5। उसके लिए क्या किया, 2 और 3 को लगाया पैरेलल में और उसका जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ लगा दो सीरीज में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 11/5 का। तीसरा 6 चाहिए तो भाई ये तीनों को सीरीज में लगा दो, आपको 6 ओम मिल जाएगा। चौथा मुझे चाहिए 6/11 तो तीनों को पैरेलल में लगा दो, उससे मुझे मिल जाएगा 6/11 ओम। चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी मेरे पास दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले में ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में है तो इसका टोटल हो जाएगा 2, और ये दोनों भी सीरीज में तो इसका टोटल हो जाएगा 4। तो इसको मैं अगर सिर्फ इस वाले पार्ट को रीअरेंज करके बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, 2 और 4 पैरेलल में। ना सिमिलरली आई कैन डू फॉर द रिमेनिंग 3, तो वो इस तरह से बनेगा। अब यह ध्यान दो, ये 2 और 4 है पैरेलल में, ये बाकी सेट्स में भी ऐसा ही है। तो हर ग्रुप के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं इक्विवेलेंट इंडिविजुअल, तो वो निकलेगी आपकी R डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम, एंड दैट विल गिव मी 4/3 ओम। तो पहले वाले के निकले 4/3, सिमिलरली बाकियों की भी निकलेगी 4/3, और ये चारों हैं अब सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी सम ऑफ ऑल, एंड दैट विल बी 16/3 ओम। अब आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। यहाँ ये पांचों रजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। इसको सिंप्लीफाइड में अगर बनाऊं तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस आपकी कितनी निकलेगी, इन सब के सम के बराबर, यानी कि 5R ओम के बराबर। Next question, determine the current drawn from a 12-volt supply with internal resistance of 0.5 ohm by the infinite network shown in the figure. Each resistor has 1 ohm resistance. NCERT question है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देख के डरो मत कि भाई इनफाइनाइट लूप है कैसे सॉल्व होगा। सच बताऊं बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बनाया, फिर देखा क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है V और इंटरनल रेजिस्टेंस R विच इज 0.5 ओम। अब जरा यहाँ ध्यान दो, इसमें ध्यान दो कि सेम ही चीज तो रिपीट कर रही है, 1 1 1 फिर 1 1 1 1 1 1। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो इस के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपकी सेम आएगी, चाहे मैं ये सारा लूं या यहां से लूं या यहां से लूं, एक ही आएगी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से जो रिपीटिंग वाला है इसको हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देता हूं, क्योंकि आंसर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा। ये कह रहा था मैं, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी R डैश, सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश विल बी इक्वल टू दिस प्लस R डैश इंटू 1 अपॉन R डैश प्लस 1। क्यों? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस होगी ये प्लस इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इस 1 और 1 के साथ सीरीज में होगा। तो ये आपका बनेगा R डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू R डैश अपॉन 1 प्लस R डैश। इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, R डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 3R डैश अपॉन 1 प्लस R डैश। जिसे मैं सॉल्व करता हूँ तो आता है R डैश स्क्वायर माइनस 2R डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने, वो निकलेगा R डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी की जगह है -2, तो -2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। इससे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास निकलता है 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3। अब रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, दैट इज 2.732 ओम आएगी। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R प्लस R डैश। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस R पहले ही मेरे पास थी, प्लस R डैश करूंगा तो मेरे पास आता है 3.232 ओम।
मुझे निकालना था कि करंट कितना है। करंट आपका होगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि 12 अपॉन 3.232, दैट विल गिव मी 3.72 एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अनइक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, करंट इन द स्मॉलर रजिस्टर इज लार्जर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिगर रजिस्टर इज ग्रेटर, या पावर डिसिपेटेड इन बोथ रजिस्टर इज सेम। इनमें से कौन सा आंसर है? जो आंसर है सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिगर रजिस्टर इज ग्रेटर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Next question, a uniform wire of 16 ohm resistance is bent round in the form of a circle. When connected in a circuit between its two diametrically opposite points, its effective resistance will be 8, 16, 4 या 2 ohm। तो आंसर आता है 4। कैसे आया? तो हमारे पास जो है 16 ओम का था, इसे मैंने बेंड किया तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8 और 8, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से सीधा करूंगा तो 16 ही आ जाएगा, तो ये हो गया 8 और 8। अब ये 8 और 8 डायमेट्रिकली ऑपोजिट देखो तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले तो वो कैसे निकलती है? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट विल गिव अस द आंसर 4 ओम। Next question, a uniform wire of resistance 2R is bent in the form of a circle. The effective resistance between the ends of any diameter of the circle is 2R, R, R by 2 या R by 4। इसका आंसर होगा R by 2, और ये अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। सेम मतलब जो आंसर होगा वो मिल जाएगा बाय अप्लाइंग द सेम मेथड। Next question, a uniform wire is cut into 3 parts with their lengths in the ratio 2:3:6. The ends of each of these 3 parts are connected across an ideal battery of 10 volt. If a current of 5 ampere is drawn from the battery, find the initial resistance of the wire. अब जरा यहाँ ध्यान दो, ये वाली लाइन, द एंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी, यानी कि ये जो कट करने के बाद तीनों पार्ट्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो क्या क्या गिवन है मुझे? V गिवन है, I गिवन है, और L1:L2:L3 का रेशो गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट होगी R1 is equal to 2x, where x is the resistance per unit length. सिमिलरली सेकेंड पार्ट की होगी R2 is equals to 3x, और थर्ड पार्ट की होगी R3 is equal to 6x। जैसा कि मैंने कहा कि ये तीनों के तीनों पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स, ठीक है, जिसे लिखा जा सकता है V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। इसमें हमने वैल्यूज पुट की सारी, तो मेरे को सॉल्व करने पे x मिला 2। अब अगर x आ गया है तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट निकल जाएगी 4 ओम, सेकेंड पार्ट की निकलेगी 6 ओम, और थर्ड पार्ट की निकलेगी 12 ओम। सो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ ऑल दीज 3 रेजिस्टेंसेस, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही के थे ना, तो उनको सीरीज में जोड़ेंगे, एंड दैट विल गिव अस द आंसर 22 ओम। Next question, a wire of resistance R, length L and area of cross section A is cut into 2 parts having their lengths in the ratio 1:2. The shorter wire is now stretched till its length become equal to that of the longer wire. If they are now connected in parallel, find the net resistance of the combination. Resistance का फॉर्मूला होता है R is equal to rho L by A. शॉर्टर वायर के लिए लेंथ आपका हो जाएगा L by 3, क्योंकि शॉर्टर वायर का रेशियो जो निकलेगा लेंथ का वो 1 है और लॉन्गर का ट्वाइस है, तो L1 आपका निकलेगा या LS निकलेगा L by 3। इसकी रेजिस्टेंस अगर देखें तो वो निकलेगी R by 3। लॉन्गर वायर के लिए आपका लेंथ आपका हो जाएगा 2L by 3, बिकॉज इट इज ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर, सो 2L by 3, और इसकी रेजिस्टेंस निकलेगी 2R by 3। एक और चीज़ है, अगर आप लॉन्गर वायर की लेंथ निकालना चाहें तो टोटल लेंथ L में से L by 3 माइनस कर दो तो आपको 2L by 3 मिल जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा हुआ है शॉर्टर वायर को स्ट्रेच किया गया ताकि उसकी लेंथ लॉन्गर के बराबर हो जाए, यानी कि शॉर्टर वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल किया गया। अगर उसकी लेंथ को डबल किया गया है तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। मुझे निकालनी है उसकी रेजिस्टेंस, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्टर वायर, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू लेंथ ऑफ शॉर्टर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शॉर्टर वायर, यानी कि रो इंटू 2L by 3 अपॉन A by 2। तो वो निकलता है 4/3 ऑफ रो इंटू एल अपॉन ए, दैट इज 4/3 आर। अब ये ध्यान दो, ये 4/3 आर
यानी कि शॉर्टर वायर जिसकी हमने स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ाई, ये और ये लॉन्गर वायर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मुझे निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, वही हमने किया। तो उससे मुझे निकलता है आंसर 4/9 ऑफ R। Next question, a wire of resistance R, length L and uniform area of cross section A is stretched till its length become double. It is then cut into 3 pieces of equal length which are connected in parallel. Find the net resistance of the combination in terms of the resistance R. तो ये हमारा हो गया वायर जिसकी लेंथ हो गई L, एरिया हो गया A। इसकी रेजिस्टेंस अगर निकालो तो वो होगी R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब हम क्या करते हैं, इसे स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ हो गई डबल, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, यानी कि V डैश इज इक्वल टू V, यानी कि L डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू L इंटू A। इसमें वैल्यू रखी तो मेरे पास A डैश निकलता है A/2, यानी कि जब आप स्ट्रेच करते हो तो उस केस में लेंथ तो डबल हो जाती है लेकिन एरिया हाफ हो जाता है, ठीक है। इसकी न्यू रेजिस्टेंस निकालें तो वो निकलेगी R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। इसमें वैल्यूज रखते हैं तो वो निकलती है 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। अगर हर पार्ट की रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो वो निकलेगी 4R/3। ना इनको हमने फिर क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में आपका क्या होता है, R/N का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो उस हिसाब से मेरा आंसर निकलता है 4/9R, या मैं कह सकता हूँ resistance in parallel is 4/9 of the initial resistance. Next question, in the circuit given find the voltmeter reading across the 4 ohm resistor, यानी कि ये रीडिंग निकालनी है। तो पहले डायग्राम को अपने डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने नेमिंग कर दी ABCDEF तक की नेमिंग, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन द आर्म BCDE, इसमें तीनों रजिस्टर्स जो हैं, हाँ जी यही जो ब्लिंक करने वाले तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इससे मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी 8 ओम की। अच्छा ये बन गया हमारा डायग्राम। अब जरा ध्यान दो, रेजिस्टेंस इन BE, यानी कि ये और ये किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। हाँ जी इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये निकल गया 4 ओम। इसको और सिंप्लीफाई करके हमने डायग्राम बना दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, दैट विल बी द सम ऑफ दीज 3, क्योंकि तीनों है सीरीज में कनेक्टेड। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी निकलती है, 8 ओम की। अब निकालना है करंट, करंट होता है I इक्वल टू V/R, यानी कि 16/8, दैट विल गिव अस द वैल्यू 2 एम्पेयर्स की। तो हमारे पास 2 का करंट इससे इससे और इससे फ्लो कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाली आर्म BE और BCDE ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि VBE इज इक्वल टू VBCDE। वोल्टेज आपका क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब आपका BE के अंदर निकलेगा 8I2 और BCDE में निकलेगा 8I1। तो ये मेरे पास निकला I1 इक्वल टू I2। अच्छा एक और चीज अगर यहाँ देखो, दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब हमने क्या किया, I की वैल्यू रखी और I2 की जगह I1 रखा, तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पेयर। ना वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, यानी कि अक्रॉस CD निकालनी है मुझे वोल्टेज, ठीक है। वो आपका निकलेगा VCD इज इक्वल टू I1, क्योंकि ये करंट इससे, क्योंकि ये तो सीरीज में कनेक्टेड और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो I1 into RCD, and that will give us the value 4 volt. Next question, in the circuit shown in the figure find the value of the current shown in the ammeter A, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसे अपने डायग्राम से रिप्लेस किया, फिर हमने ABCDE लिख दिया जॉइंट्स पे, लेकिन यार फिर भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ये देखो ये हो गया 4 और 2, ये 4 और 2 6 के साथ हो गया पैरेलल में, ये टोटल चीज़ 9 के साथ सीरीज में, और ये टोटल चीज़ 12 के साथ पैरेलल में, और वो जो टोटल निकलेगा वो 3 के साथ सीरीज में। थोड़ा टाइम लगेगा बट बना सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसान है।
अब जरा यहाँ ध्यान दो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस सीई, ये 4 प्लस हो जाएगा 2 6। अब ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा पैरेलल में, जिससे मुझे आंसर मिलता है 3 ओम का, ये बन गया। अब ये 9 और 3 हो गया सीरीज में, मिलेगा 12। ये 12 और ये 12 आपका हो गया पैरेलल में, इससे मुझे आर बी ई निकलता है, वो निकलेगा 6, ये हो गया। अब ये 6 और ये 3 हो गया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के कितने निकलेगी हमारे पास 9 ओम। फिर अपने पुराने डायग्राम पे आ जाते हैं। करंट अगर निकालूं तो वो होगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर, इसमें वैल्यूज रखी तो वो निकलता है मेरे पास 1 एम्पेयर का। ना रेजिस्टेंस अक्रॉस बीई, बीई की बात करें यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस इज सेम, क्योंकि ये 9 और इसका जो 3 निकला था टोटल हो गया था 12, तो ये भी 12 और ये भी 12। तो रेजिस्टेंस अगर आपकी सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि 1 डिवाइड हो जाएगा 0.5 और 0.5 के अंदर। अब आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ सीई में भी देखो ये 6 है ये भी 6 है, यानी कि यहाँ भी करंट क्या इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि 0.25 और 0.25। और मुझे तो निकालनी एम्पेयर की रीडिंग थी एमीटर के अंदर, वो कितनी निकलती है 0.25 एम्पेयर्स, ठीक है। Next question, a 10 volt cell of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF 200 volts and internal resistance 38 ohm as shown in the figure. Find the value of current in the circuit. तो सबसे पहली बात EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही समझो और इंटरनल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही समझो। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, ये और ये यानी कि 200 और 10 दोनों कैसे कनेक्टेड है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद नेगेटिव, यानी कि इसमें इफेक्टिव वोल्टेज या इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर निकलेगा, यानी कि 190 वोल्ट। मुझे निकालना है करंट, करंट क्या होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि 190/38, दैट गिव्स 5 एम्पेयर एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metallic wires P and Q of the same material and same length but different cross-sectional areas A1 and A2 are joined together and then connected to a source of EMF. Find the ratio of the drift velocities of free electrons in the wires P and Q if the wires are connected first in series and second case in parallel। तो पहला देखते हैं सीरीज, सीरीज में करंट आपका सेम रहता है, तो अगर मैं वायर P के लिए देखूं तो लिख सकता हूं I इज इक्वल टू A1 NeV D1 और Q के लिए लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू A2 NeV D2, ठीक है। तो दोनों में करंट सेम है तो इक्वेट किया, इससे मुझे VD1/VD2 निकलता है A2/A1। दूसरा केस ले लेते हैं पैरेलल का। पैरेलल में आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है बट करंट आपका डिफरेंट होता है। सो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, यानी कि आपका वोल्टेज इन P इज इक्वल टू वोल्टेज इन Q, ठीक है। इसमें हमने I की जगह लिखा NeA1VD1 और R1 की जगह लिखा रो L बाय A1 और सिमिलरली I2 की जगह NeA2VD2 और R2 की जगह रो L अपॉन A2। यहाँ L सेम है क्वेश्चन में गिवन है इसीलिए L ही रखा, L1 और L2 नहीं किया गया। इसको सॉल्व करते हैं तो VD1/VD2 निकलता है 1। Next question, in the given circuit with steady current, calculate the potential difference across the capacitor and the charge stored in it। तो वही सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं ना। स्टडी स्टेट के अंदर ये जो ब्रांच है BE, हाँ ये जो ब्लिंक कर रही है इसे एलिमिनेट कर देते क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर क्या करता है कि जब वो DC में कनेक्ट होता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, इसीलिए इसे हम क्या एलिमिनेट कर देंगे। तो ये बन गया मेरा सर्किट ना। इन द लूप ACDFA, इसमें करंट आपका निकलेगा 12 - 6 अपॉन 1 + 2। 12 - 6 क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस प्लस बैटरी का कनेक्टेड है इसीलिए माइनस किया, और आपका इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इससे मुझे करंट मिला 2। नाउ वी कैन से AF की वोल्टेज और BE की वोल्टेज सेम निकलेगी, that is 6 plus 1 into 2 is equal to 6 plus voltage across the capacitor, that gives VC is equal to 2 volt। चार्ज निकालना है, Q is equal to C into VC and that will give us the charge 10 microcoulomb। Next question, two metallic resistors are connected first in series and then in parallel across a DC supply। Plot of IV graph is shown for the two cases, which one represents a parallel combination of the resistors and why। अब जरा देखो ये IV ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप देगा 1/R,
स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का। अगर स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम किस में होती है, पैरेलल में। तो हमारा आंसर है ए, और रीजनिंग जो मैंने अभी आपको बताई। Next question, a 16 ohm resistance wire is bent to form a square. A source of EMF 9 volt is connected across one of its sides as shown. Calculate the current drawn from the source. Find the potential difference between the ends C and D. If now the wire is stretched uniformly to double the length, and once again the same cell is connected in the same way across one side of the square formed, what will now be the potential difference across one of the diagonals? अच्छा, डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 16 ओम का रेजिस्टेंस वायर था, उसको बेंड करके बनाया स्क्वायर। इसका मतलब ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल होंगी और हर एक की वैल्यू होगी 4 ओम की। तो पहले भाई अपना डायग्राम। Now, the resistance across ADCB, that will be equal to R plus R plus R, that is 4 plus 4 plus 4, that is R dash is equal to 12 ohm. हमने फिर से डायग्राम बना लिया ताकि आपके लिए आसान हो समझना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की निकालनी हो, दैट विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज 1 by R equivalent is equal to 1 by 12 plus 1 by 4, that gives us equivalent resistance 3 ohm. Total current will be I equal to V upon R, that is 9 by 3, that is 3 ampere. अच्छा, करंट अक्रॉस ADCB अगर हम निकालना चाहें, दैट विल बी I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R डैश, क्योंकि ये पैरेलल में है, चाहे R डैश देख लो या इसको देख लो, पैरेलल में और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, इसीलिए V, और R डैश तो हमने अभी निकाला ही था। सो दैट विल गिव अस द करंट अक्रॉस ADCB एज 3/4 एम्पेयर। Now voltage across CD will be equal to I dash into resistance across CD, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए हमने करंट I dash यानी कि 3/4 एम्पेयर लिया। तो इससे मुझे वोल्टेज अक्रॉस CD मिलती है 3 वोल्ट्स की। ना अब वायर को स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ हो गई डबल, तो हर एक रेजिस्टेंस 4 टाइम्स की हो जाती है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस हो गई 16 ओम की। Now voltage across one of its diagonal AC, that will be equal to 9 by 48। 9 क्यों, क्योंकि भाई वोल्टेज तो सेम ही है। 48 क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है ये आपका सीरीज में 16 प्लस 16 प्लस 16, दैट विल बी 48। अब 32 क्यों लिया, क्योंकि AC बोला है, तो आप AC चाहे यहाँ से लो या यहाँ से, दैट विल बी 16 प्लस 16, दैट इज 32। तो वोल्टेज अक्रॉस AC इन द न्यू कंडीशन will be equal to 6 volt. Next question, in the circuit shown in the figure, find the total resistance of the circuit and the current in the arms AD and CD. पहले भाई अपना डायग्राम बनाते हैं। अब ये जो आर्म है CEF, इसके अंदर कैपेसिटर है जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है डीसी सर्किट में, तो ये आर्म कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो भाई डायग्राम दोबारा बना दिया। अब रेजिस्टेंस अक्रॉस BD अगर निकालना चाहें, दैट विल बी 6, क्योंकि ये दोनों है सीरीज में। भाई फिर से बना देते हैं। अब अगर मैं रेजिस्टेंस अक्रॉस AD निकालूं तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, अब इसको भी हटा दिया। टोटल रेजिस्टेंस होगी 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम की। ना टोटल करंट I इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज 15/5, दैट इज 3 एम्पेयर्स का। ना करंट अक्रॉस AD विल बी इक्वल टू 3 एम्पेयर्स, क्यों, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है। ठीक, पुराने डायग्राम पे आ जाते हैं। वोल्टेज अक्रॉस AD अगर निकालना चाहूँ, दैट विल बी करंट अक्रॉस AD इंटू R डबल डैश, दैट विल गिव 6 वोल्ट। ठीक है, ना करंट अक्रॉस द आर्म AD will be equal to I1 is equal to VD by 3, that gives us 2 ampere। तो भाई इस वाले पार्ट को मिला 2 एम्पेयर का करंट। करंट अक्रॉस BD अगर निकालना चाहूँ, दैट विल बी इक्वल टू VBD बाय R डैश, दैट इज 6/6 यानी कि 1 एम्पेयर। VBD तो आपका 6, क्योंकि ये 6 है तो इसका भी 6 ही निकलेगा। ठीक, और R डैश ये दोनों सीरीज में है तो ये 6/6 1 आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, करंट इन द आर्म CD विल बी 1, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, और BC और CD जो है वो BD का पार्ट है, यानी कि सीरीज कनेक्शन का पार्ट है, तो यहाँ भी करंट आपका 1 एम्पेयर ही निकलेगा। Next question, a conductor of length L is connected to a DC source of potential V. If the length of the conductor is tripled by gradually stretching it, keeping V constant, how will the resistance of the conductor be affected? Justify. तो
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए, स्ट्रेच करोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा यानी कि V डैश इक्वल टू V, L डैश इंटू ए डैश इक्वल टू L इंटू ए, 3L इंटू ए डैश इक्वल टू L इंटू ए यानी कि ए डैश इक्वल टू ए बाय 3, न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश, इससे मुझे न्यू रेजिस्टेंस मिलती है 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस। Next question, in the circuit shown, R1 is equal to 4, R2, R3 is equal to 15, R4 is equal to 30 ohm and E is equal to 10 volt. Calculate the equivalent resistance of the circuit and current in each resistor. पहले भाई अपना डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है, हाँ जी, ये तो ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इसको सॉल्व किया तो R डैश निकला 6, ये बन गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम की। टोटल करंट I इक्वल टू V अपॉन R यानी कि 10/10, ये हो गया 1 का, ठीक है, हाँ जी। अब करंट अक्रॉस R1 भी निकलेगा 1 क्योंकि R1 आपका सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम रहता है ना। वोल्टेज अक्रॉस R1 दैट विल बी V1 इक्वल टू I1 R1 जो कि निकलेगा 4 वोल्ट, तो ये निकल गया 4। अगर ये 4 है इसका मतलब बाकी में कितनी निकलेगी 6, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू आई आर डैश दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है, तो ये 6 हो गई ना। वोल्टेज अक्रॉस R2 R3 एंड R4 दैट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, करंट थ्रू R2 एंड R3 अगर वो निकालना है दैट विल बी V डैश अपॉन R2 और R3 दैट गिव्स 0.4 एम्पेयर। करंट थ्रू R4 निकालना है दैट विल बी V अपॉन R4 दैट गिव्स 0.2 एम्पेयर। Next question, in the circuit shown R1 equal to 4, R2, R3 is equal to 5, R4 is equal to 10 and E is equal to 6 volt. Calculate the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistor. तो भाई अपना डायग्राम बना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी यानी कि तीनों का पैरेलल कनेक्शन, जो कि मुझे आंसर देता है R डैश इज इक्वल टू 2 ना। R1 और R डैश हो गए सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगी 6 ओम की, ठीक है। टोटल करंट विल बी V अपॉन R यानी कि 6/6, ये हो गया 1 ना। रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि R1 तो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये था आपका 1, अब ये यहाँ हमने कहा कि स्प्लिट कर गया I2 I3 और I4 के अंदर, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस R2 R3 एंड R4 तो सेम रहेगी क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल में, ठीक है। तो कह सकते हैं I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू I4 R4, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, R2 R3 और R4 की वैल्यू रखी तो हमें मिला I2 इक्वल टू I3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I4। Now we know I1 is equal to I2 plus I3 plus I4, इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी तो इससे मुझे I4 कितना निकला 1/5 यानी कि 0.2, I2 और I3 निकलेगा 0.4, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जो पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टडी करंट थ्रू द 2 ohm रजिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो। इसमें निकालना है तो भाई सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ स्टडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर वाली ब्रांच को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो भाई ये बन गया डायग्राम। अच्छा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है दैट विल बी 2 × 3/2 + 3 दैट इज 6/5 यानी कि 1.2 ओम, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस होगी 1.2 + 2.8 दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम। टोटल करंट अगर निकालूं तो V अपॉन R यानी कि 6/4 दैट इज 1.5 एम्पेयर। वोल्टेज अक्रॉस ए बी अगर निकालना चाहूँ दैट विल बी आई आर डैश दैट विल बी 1.8 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये था मेरा 1.5 का करंट, ये यहाँ स्प्लिट कर गया दोनों में, ठीक है, और यहाँ दोनों में वोल्टेज 1.8 की है। तो करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर अगर निकालना है दैट इज I1 इक्वल टू V डैश अपॉन 2, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है, दैट इज 1.8/2 दैट इज 0.9 एम्पेयर। Next question, a wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is that cut into two equal parts. These parts are now connected in parallel across a 3-volt battery. Find the current drawn by the battery or current drawn from the battery. चलिए, when length of given wire is made n times by stretching, its resistance become n square times, यानी कि R1 is equal to n square of R.
that is 2 square into 15, that is 60 ohm. Resistance of each half will be 30 ohm. When both parts are connected in parallel, तो resistance निकलेगी 15 ohm की. Now current I equal to V upon R, यानी कि 3/15, that is 0.2 amp. Now it is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद जहाँ से जो इमेज वगैरह ली गई. And do watch the next video which is on electrical power. Thank you so much.